चलो गाइस स्टार्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे आपका रिवीजन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर का, ठीक है। और सबसे पहली बात, हम सबको मालूम है इंडिया में जीएसटी कौन से दिन पे इंट्रोड्यूस किया गया था। बताओ कौन सा डेट है। सब लोगों को मेरे साथ इंटरैक्टिव रहना है, फटाफट आंसर देने। कौन सा डेट था? 1 जुलाई 2017। एग्री। सब 1 जुलाई 2017 में जीएसटी इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस तो हो गया था, बट क्या ये पूरे इंडिया के लिए एप्लीकेबल हुआ था क्या इस दिन से? तो आंसर इज नो। तो कौन से दिन से पूरे इंडिया के लिए एप्लीकेबल किया गया था? तो आंसर इज 8 जुलाई 2017। कौन सा लास्ट एक ऐसा स्टेट बोल दो या यूनियन टेरिटरी बोलो जहां पे जीएसटी का इंप्लीकेशन सबसे लास्ट आया था, तो वो था आपका जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। बट 2017 में जीएसटी आने के पहले क्या क्या इंडिया के अंदर हिस्टोरिकल इवेंट्स या हिस्टोरिकल डेट्स है उसको अपन समझ के लेंगे। ईयर 2000 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यह सोचा था कि हम लोग इंडिया के अंदर जीएसटी को लेके आ जाएंगे। फिर 2003 में कैलकट टास्क फोर्स कमेटी बनाई गई थी, जिनको काम दिया गया था आप लोग जो एग्जिस्टिंग इनडायरेक्ट टैक्सेशन है उसको स्टडी करो, ग्राउंड के जो जो प्रॉब्लम्स है उसको समझो और एक ऐसा टैक्स स्ट्रक्चर डिजाइन करो जो अपनी इंडियन इकोनॉमी को बेटर करने के लिए हेल्प करेगा। फिर ईयर 2006 के अंदर तब के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम जी, उन्होंने ये बता दिया था कि हम लोग इंडिया में जीएसटी को लेके आ जाएंगे 1 अप्रैल 2010 से। बट आया था क्या? तो आंसर इज नो, तब से नहीं आया था। फिर ईयर 2014 में गवर्नमेंट चेंज होती है और उन्होंने सोचा कि अभी हम लोग वापस से इंडिया के अंदर जीएसटी को लेके आ जाते हैं, जिसका प्लानिंग हमने 2000 ईयर से स्टार्ट किया था। फिर 2016 में क्या होता है, एक आपके कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ता है वाया 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, और प्रेसिडेंट को यह बोला जाता है कि आप जीएसटी के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए एक काउंसिल बनाओ जिसका नाम रहेगा जीएसटी काउंसिल। फाइनली प्रेसिडेंट क्या करते हैं, जीएसटी काउंसिल को बना देते हैं ऑन 12 अप्रैल 2016। ये एक जॉइंट फोरम रहता है जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट के सर्टेन मेंबर जहां पे रहते हैं। उसके बाद में 2017 के अंदर आप लोगों के 4 बिल्स को पास किया जाता है, सीजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी और सेस। और फाइनली 1 जुलाई 2017 के दिन पे इंडिया में जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये जो इंट्रोडक्शन था जीएसटी का वो हो गया था आपका मिडनाइट सेशन के अंदर, यानी कि रात 12 बजे तक आपका पार्लियामेंट फंक्शन कर रहा था और 1 जुलाई के दिन से जीएसटी को इंडिया में इंप्लीमेंट किया गया था। बट अगर मैं बात करूं पूरे इंडिया के लिए, होल ऑफ इंडिया, तो उसका डेट क्या आएगा आपका 8 जुलाई 2017, ठीक है। ओके सर। उसके बाद में भी हम लोग एक ओवरव्यू करेंगे टैक्सेशन सिस्टम इंडिया के अंदर कैसा है। तो इंडिया में बेसिकली आपके 2 टाइप के टैक्सेस लगते हैं, एक है आप लोगों का डायरेक्ट टैक्स, दूसरा है आप लोगों का इनडायरेक्ट टैक्स। एक क्विक रिवीजन करके हम लोग समझ लेंगे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस क्या है। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स की। लेट से एक मेरा ही एग्जांपल लेता हूं। लेट से करण जतीजा एक सर्विसेज दे रहा है स्टूडेंट को, स्टूडेंट का नाम क्या लेंगे, लेट से पवन। करण ने कोचिंग का सर्विस दिया, किसको दिया? पवन को। करण ने बोला यहाँ पे कि ये जो मैं आपको बैच दे रहा हूं इसका कॉस्ट है 2000, इसके ऊपर 360 रुपीज का आप मुझे क्या दोगे, जीएसटी दोगे। तो पवन ने करण को कितना पैसा दिया? 2360, ठीक है। अभी यहाँ पे करण की बात करेंगे। ये बैच में करण का जो सेल्स था वो कितने रुपीस का था? टोटल 2000 रुपीस का। नहीं सर 2360 का था, नहीं 2360 में से 360 रुपीस तो गवर्नमेंट का था ना। करण के हाथ में कितना पैसा आया? 2000 रुपीस आया। अच्छा, इसके लिए करण को कॉस्ट इनकर करना पड़ा। कॉस्ट कितने रुपीस का था? लेट से 1000। तो करण का इनकम कितने रुपीस का हुआ? 1000। ये इनकम बोल दो या तो प्रॉफिट बोल दो, इसके ऊपर करण को खुद को गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। जो टैक्स का नेचर यानी कि जो टैक्स का नाम क्या रहता है आपका? इनकम टैक्स। तो यहाँ पे जो इनकम करण ने कमाया उसके ऊपर टैक्स खुद करण गवर्नमेंट को देगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपका डायरेक्ट टैक्स। वेयर एज इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर अगर आप लोग देखोगे तो ये 360 रुपीज पे टू गवर्नमेंट कौन कर रहा है? पे टू गवर्नमेंट ये कर रहा है सप्लायर, यानी कि अपने केस में कौन कर रहा है? करण। बट क्या ये ओन पॉकेट से कर रहा है क्या पैसा गवर्नमेंट को पे? खुद के पॉकेट से उसका पैसा जा रहा क्या? तो आंसर इज नो। ये अमाउंट क्या हो रहा है? वो रिकवर कर रहा है फ्रॉम बायर। किससे रिकवर कर रहा है? बायर बोलो या रेसिपिएंट बोलो। यानी कि यहाँ पे ये जो पवन है वो पवन क्या कर रहा है? करण को पैसा दे रहा है।
कितना पैसा दे रहा है 2360, और करंट फिर वो पैसा किसको दे रहा है, गवर्नमेंट को। तो कहने से इनडायरेक्टली यहाँ पे पवन ही गवर्नमेंट को पैसा दे रहा है वाया करंट। तो ये टाइप के टैक्सेस को आपका कौन सा टैक्स बोला जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स। तो अगर आपने खुद ने गवर्नमेंट को कोई टैक्स पे किया, जैसे कि यहाँ पे 1000 के ऊपर टैक्स था, तो वो बन जाएगा आपका डायरेक्ट टैक्स। बट अगर सप्लायर बायर से कुछ अमाउंट को ले रहा है एंड फिर वो गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है, उसको अपन क्या बोलेंगे, आपका इनडायरेक्ट टैक्स। आज के टाइम पे इंडिया में दो टाइप के टैक्सेस जो है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। उसके अंदर क्या क्या आता है, तो डायरेक्ट टैक्स में सबसे पहले आपको कौन सा टैक्स आ जाता है, इनकम टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्सेस इंडिया में आज के टाइम पे दो ही टाइप के लगते हैं, एक रहता है आपका जीएसटी, दूसरा क्या रहता है आपका कस्टम्स। क्लियर है यहाँ पे। सर यहाँ पे इसको हैंडलिंग कौन करता है, तो डायरेक्ट टैक्स का हैंडलिंग करता है आपका सीबीडीटी, और इनडायरेक्ट टैक्स का हैंडलिंग करता है आपका सीबीआईसी। सीबीडीटी का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सीबीआईसी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ठीक है, दोनों के दोनों को गवर्न कौन करता है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू करता है, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। चलो उसके बाद में सर हम लोग गवर्नमेंट को टैक्स दे ही क्यों, ये कहां पे लिखा है कि हम लोग जो इंडियन सिटीजन है या जो पर्सन इंडिया के अंदर रह रहे उनको गवर्नमेंट को टैक्स देना मैंडेटरी है। तो ये बात अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी गई है। देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये इंडिया का सुप्रीम लॉ है, तो जो टैक्स लगाने का अथॉरिटी है ना, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट के ऊपर दिया है। सबसे पहले आर्टिकल आता है आर्टिकल 265, ये बोलता है आर्टिकल 265 कि कोई भी टैक्स को आप लेवी या कलेक्ट नहीं कर सकते हो एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। यानी कि अगर लॉ ने ऑथोराइज किया तो ही आप टैक्सेस को लेवी एंड कलेक्ट कर सकते हो। अच्छा सर लेवी करना मतलब क्या, लेवी करना मतलब एप्लीकेबल करना, कि इस चीज के ऊपर टैक्स लगने वाला है ऐसे बोलना, यानी कि लेवी करना। जैसे कि समझो मैंने बोला कि अगर ये पानी की बोतल आप लोग बेचोगे तो इसके ऊपर 100 रुपीज का टैक्स लगेगा, मैंने आपसे पैसा नहीं लिया बट मैंने इसके ऊपर टैक्स लगा दिया, इसको बोलते हैं लेवी करना। और कलेक्ट करना मतलब जो टैक्स लगाया हुआ है उसका यहाँ पे अल्टीमेट कलेक्शन करना, उसको बोलते हैं कलेक्ट करना। तो नो टैक्सेस शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। इसके अंदर आता है आपका एक आर्टिकल, जो आर्टिकल है आर्टिकल 246। आर्टिकल 246 ना कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल, उसके अंदर एक शेड्यूल है, जो शेड्यूल का नंबर है आपका 7th शेड्यूल। इधर गया यहाँ पे 7th शेड्यूल है। 7th शेड्यूल है ना आपके 3 टाइप के लिस्ट बताता है, 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट। पहली लिस्ट है आपकी यूनियन लिस्ट, सेकंड है स्टेट लिस्ट, तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के अंदर वो सारे मैटर्स आते हैं जिसके ऊपर जो डिसीजन लेना है, यानी कि कोई भी लेवी करना है, कलेक्शन करना है, या जो भी फाइनल अथॉरिटी लॉ बनाने की, वो दी गई है आपकी पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट यानी कि कौन, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट के अंदर वो सारे टॉपिक्स या वो सारे मैटर्स कवर्ड है जिसके ऊपर अल्टीमेट अथॉरिटी है स्टेट गवर्नमेंट का, लॉ को बनाने का, इंप्लीमेंट करने का एंड उसका जो भी चेंजेस करना है वो करना। कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर क्या बोला गया है, ऐसे सर्टेन एरियाज है जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास है टैक्सेस को लेवी करना और कलेक्ट करने की। बट अगर इनके बीच में कोई भी डिस्प्यूट हो गया तो यहाँ पे क्या बोला गया हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रीवेल ओवर स्टेट गवर्नमेंट। अगर कोई भी आपका क्या होता है डिस्प्यूट होता है तो इन केस ऑफ डिस्प्यूट सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, प्रीवेल करेगा ओवर स्टेट गवर्नमेंट। मतलब अगर कोई भी एक डिसीजन लेने की बारी आ रही है एंड दोनों के अंदर सेम पेज पे दोनों लैंड नहीं कर रहे, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा उसको अल्टीमेट फाइनल माना जाएगा। उसके बाद में अपन ये देखेंगे कि जीएसटी आने के पहले इंडिया के अंदर कौन से मेजर इनडायरेक्ट टैक्सेस थे। देखो वैसे तो n नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस थे यहाँ पे, बट अभी जीएसटी का फाउंडेशन समझने के लिए अपन 3 टाइप के इनडायरेक्ट टैक्सेस को समझेंगे जो जीएसटी आने के पहले भी थे। चलो इसी के साथ और एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूं जो बाद में आने ही वाला है, कि टोटल 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस को मर्ज करके आपका एक सिंगल टैक्स यानी कि जीएसटी बनाया गया था। तो वैसे तो काफी सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे बट मेजर आपके 3 थे। एक रहता था आपका सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, दूसरा रहता था सर्विस टैक्स, तीसरा रहता था आपका वैल्यू एडेड टैक्स। ओके सर, सबसे पहले सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कब लगता था, तो जीएसटी आने के पहले अगर कोई भी चीज का प्रोडक्शन हो जाता था, देखो फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन हो गया, आपने माल बेचा या नहीं बेचा उसका कुछ लेना देना नहीं है, प्रोडक्शन हो गया तो आप उसके ऊपर लगाते थे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। बट कौन सी गवर्नमेंट का ये रेवेन्यू होता था,
तो ये गवर्नमेंट थी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि प्रोडक्शन हुआ, ध्यान से समझ के लेना बात को क्योंकि आगे रेलेवेंट है ये टॉपिक। अगर आपका प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन आपके ना दो टाइप के होते थे। एक प्रोडक्शन होता था आपका अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ठीक है, और दूसरा आपका प्रोडक्शन किसका होता था, अदर्स। तो जब अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन का प्रोडक्शन होता था, एक ही प्रोडक्ट, अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। सर अल्कोहलिक लीकर ह्यूमन कंजम्पशन के अलावा और भी कहीं यूज होती है क्या? हाँ, दवाई बनाने के लिए यूज हो सकती है, परफ्यूम्स बनाने के लिए यूज हो सकती है, अपन उसकी बात नहीं कर रहे, अपन उसकी बात कर रहे जो ह्यूमन कंज्यूम करता है उसके। तो इस केस में जो भी प्रोडक्शन का ये है रेवेन्यू है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेता था। अच्छा, कौन सा रेवेन्यू? एक्साइज ड्यूटी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और जो भी अदर आर्टिकल्स का प्रोडक्शन होता था इसका रेवेन्यू कौन लेता था? आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जीएसटी आने के पहले प्रोडक्शन हो गया तो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन का हो रहा तो स्टेट गवर्नमेंट के पास गया, अदर्स का हो रहा तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला गया। बट ये टैक्स तो सिर्फ प्रोडक्शन के ऊपर हो गया। तो जब इसको आप सेल करते थे, अल्टीमेटली क्या करते थे? सेल। तो ये सेल करने के टाइम पे गवर्नमेंट इसके ऊपर लगाता था वैट। अगर आप सेम स्टेट के अंदर सेल कर रहे हो तो लगता था वैट, अगर आप दूसरे स्टेट में सेल कर रहे हो तो इसके ऊपर लगता था सीएसटी, यानी कि सेंट्रल सेल्स टैक्स। अल्टीमेटली ये जो रेवेन्यू है ये रेवेन्यू भी किसके पास जाता था? आपका स्टेट गवर्नमेंट के पास इसका रेवेन्यू जाता था। तो सेल ऑफ गुड्स के ऊपर क्या लगता था? आपका वैट या तो सीएसटी बोल दो। रेवेन्यू कौन लेता था? स्टेट गवर्नमेंट इसका रेवेन्यू लेता था। अच्छा सर, इसके अंदर एक एग्जांपल से मैं आप लोगों को समझा दूं तो देखो, अगर महाराष्ट्र ने कोई भी सेल महाराष्ट्र के अंदर किया तो इसके ऊपर जो टैक्स लगता था वो लगता था आपका वैट, अगर सेम स्टेट के अंदर रहता हूं। और अगर ये सेल महाराष्ट्र ने गुजरात को किया तो इसके ऊपर क्या लगता था? आपका सीएसटी। क्या लगता था? सीएसटी। बट ये जो सीएसटी है इसका रेवेन्यू कौन सी गवर्नमेंट को जाता था? तो जो आपका सोर्स गवर्नमेंट है, सोर्स गवर्नमेंट यानी कि क्या? जहां से आपका ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुआ वो गवर्नमेंट को इसका रेवेन्यू मिलता था। यानी कि अपने एग्जांपल में ये रेवेन्यू कौन से गवर्नमेंट को मिलता था? महाराष्ट्र गवर्नमेंट को मिलता था। क्लियर है यहां तक? अच्छा, उसके बाद में सर ये तो बात होगी गुड्स की, क्योंकि गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, सर्विसेज का प्रोडक्शन, गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है या गुड्स का सेल हो रहा है। व्हाट अबाउट सर्विसेज? तो देखो, इंडिया में जब भी आप लोग सर्विसेज देते थे ना उसके ऊपर एक टैक्स लगता था जिसको बोला जाता था आपका सर्विस टैक्स। और ये सर्विस टैक्स का पूरा रेवेन्यू कौन सा गवर्नमेंट रखता था? सेंट्रल गवर्नमेंट इसका रेवेन्यू रखता था। तो ऐसे तीन टाइप के मेजर टैक्सेस थे। प्रोडक्शन के ऊपर आपका एक्साइज ड्यूटी जिसका रेवेन्यू पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का, अदर देन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, क्योंकि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के प्रोडक्शन के ऊपर जो स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगता था उसका रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट का होता था। जब सेल ऑफ गुड्स करते थे तब सेम स्टेट में करते थे तो वैट लगता था, और अगर दूसरे स्टेट में करते थे तो सीएसटी लगता था। अल्टीमेटली रेवेन्यू रहता था स्टेट गवर्नमेंट का, सोर्स वाला स्टेट गवर्नमेंट। तीसरा आता था आपका सर्विस टैक्स। जब सर्विसेज आप लोग देते थे तो सर्विस टैक्स लगता था, रेवेन्यू जाता था आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। ये हो गए तीन मेजर टैक्सेस। फिर इंडिया में आपका इंट्रोड्यूस करना पड़ा था जीएसटी। तो ये इंडिया में कब से आया था? 1 जुलाई 2017। जम्मू कश्मीर में आया था 8 जुलाई 2017। जीएसटी किधर तक एक्सटेंडेड है? तो जीएसटी आपका पूरा इंडिया, होल ऑफ इंडिया तक एक्सटेंडेड है। सर होल ऑफ इंडिया मतलब क्या? तो सिंपल है, देखो, इंडिया मतलब जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी अपना सारा टेरिटरी बोला हुआ है, अपना जो भी टेरिटरी बोला हुआ है आर्टिकल 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो सारा आ गया। सर टेरिटरी का क्या मतलब है? मैं इसे इजी लैंग्वेज में बोलूं तो अपना सारा लैंड मास, अपना लैंड मास देखो, नॉर्थ में जम्मू कश्मीर में चालू होता, साउथ में कन्याकुमारी तक जाता। अगर मैं ईस्टर्न साइड की बात करूं, एकदम ईस्ट में अपना क्या आता है? अरुणाचल प्रदेश, वो 7 सिस्टर्स हो गए, या नीचे अंडमान निकोबार हो गया। और मैं ईस्टर्न साइड में बोलूं तो गुजरात, राजस्थान, ये सारे स्टेट्स आ गए। तो जो भी अपना लैंड मास है वो इंडिया का पार्ट फॉर्म करेगा। बट इंडिया है ना पानी में भी एक्सटेंड किया गया हुआ है। तो पानी में कहां तक एक्सटेंड किया गया हुआ है? 200 नॉटिकल माइल्स तक। यानी कि इंडिया का जो आपका कोस्ट लाइन है, बेस लाइन है, वहां से अगर आप पानी में जा रहे हो 200 नॉटिकल माइल्स तक, तो वहां तक भी इंडिया है। यानी कि ये एरिया में भी अगर कोई आपका ट्रांजैक्शन होता है, सप्लाई ऑफ गुड्स होता है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज होता है, इसके ऊपर भी क्या एप्लीकेबल किया गया हुआ है? जीएसटी एप्लीकेबल किया गया है।
क्लियर है आप सबको? चलो उसके बाद सर डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस के बीच में डिफरेंस क्या है, एक बार उसको समझ के लेते हैं। डायरेक्ट टैक्स यानी कि समझो एक पर्सन है, उसने खुद ने डायरेक्ट कोई भी इनकम कमाया, उसके ऊपर जो टैक्स वो खुद गवर्नमेंट को पे करेगा उसको बोलेंगे अपन डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि सप्लायर गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है बट अपने पॉकेट से नहीं करेगा, वो बायर से वो पैसा लेगा, फिर वो पैसा गवर्नमेंट को पे करेगा, उसको बोला जाता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर है? नेचर क्या है डायरेक्ट टैक्स का? नेचर प्रोग्रेसिव इन नेचर है। मतलब कैसे? देखो जैसे जैसे आप डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूं मैं, जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे आपका टैक्स बढ़ेगा, इसको नेचर बोला जाता है, प्रोग्रेसिव इन नेचर। देखो मैं आपको लोगों को 3 एग्जांपल से समझाता हूं। एक इनकम है करण का, यानी कि मेरा करण सर का। दूसरा इनकम है विज्जू भैया का, विज्जू भैया। और तीसरा एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं, इनकम है मुकेश अंबानी जी का, मुकेश अंबानी जी। मेरे को बताओ, मैं एकदम गरीब इंसान, मेरा जो भी इनकम आता है नॉमिनल उसके ऊपर टैक्स में पे कर देता हूं। बट जैसे ही इनकम बढ़ गया, विजय सर का जैसे ही इनकम बढ़ा, मैं बोलूं उनको भी टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, उनको टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा क्योंकि इनकम बढ़ रहा। अच्छा कंपेरेटिवली मैं बोलूं मुकेश अंबानी का इनकम एज कंपेयर टू विजय सर ज्यादा है, आज के टाइम में तो ज्यादा है, हो सकता है फ्यूचर में विजय सर ओवरटेक कर दे, बट आज इनकम ज्यादा किसका है? मुकेश अंबानी जी का, तो उनको टैक्स भी ज्यादा देना पड़ेगा। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे जब टैक्स बढ़ेगा, वो टैक्स को आपका क्या बोला जाता है? इनकम टैक्स। वेयर एज दूसरा कौन सा टैक्स आपका? इनडायरेक्ट टैक्स। इसका नेचर क्या है? रिग्रेसिव इन नेचर है। मान लो यहाँ पे 3 लोग शॉपिंग करने के लिए गए, करण सर गए, विजय सर गए या मुकेश अंबानी गए, तीनों गए और तीनों ने अलग अलग, मतलब तीनों अलग अलग जाके अपने लिए क्या लिया? आईफोन लिए। तीनों ने सेम आईफोन लिया। आईफोन का प्राइस कितना था? 1,50,000 और इसके ऊपर जीएसटी कितना लग रहा था? 18%, यानी कि कितना हो गया आपका? 27,000। तो यहाँ पे करण को भी 27,000 जीएसटी देना पड़ेगा, विजय सर को भी 27,000 जीएसटी देना पड़ेगा और मुकेश अंबानी को भी 27,000 जीएसटी देना पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम। यहाँ पे जो आपका जीएसटी वाला कंपोनेंट है ना, ये वाला, वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। वो क्या रहेगा? कांस्टेंट। यानी कि आपकी इनकम के चेंज होने से जीएसटी वाला कंपोनेंट जब चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि टैक्स का कंपोनेंट चेंज नहीं हो रहा है, उसको रिग्रेसिव इन नेचर बोला जाएगा। और वो टैक्स कौन सा है आप लोगों का? इनडायरेक्ट टैक्स माना जाएगा। क्लियर है? उसके बाद में डायरेक्ट टैक्स का इंसिडेंस एंड इंपैक्ट सेम पर्सन के ऊपर फॉलो करता है, उसको सेम पर्सन को ही टैक्स देना पड़ता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर वो डिफरेंट पर्सन के ऊपर रहता है, बायर सेलर से पैसा लेता है, और नहीं सॉरी, सेलर बायर से पैसा लेता है और वो गवर्नमेंट को पे करता है। यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन में अपने बर्डन को शिफ्ट कर दिया। देखो सेलर को गवर्नमेंट को पैसा देना है, बट उसने बर्डन किसी ऊपर शिफ्ट कर दिया? बायर के ऊपर। डायरेक्ट टैक्स के अंदर बर्डन को आप शिफ्ट नहीं कर सकते हो। डायरेक्ट टैक्स में आपका टैक्सेबल इवेंट रहता है, टैक्सेबल इनकम। इनडायरेक्ट टैक्स में जब आप लोग सप्लाई करते हो गुड्स का या सर्विसेज का, वो आपका टैक्सेबल इवेंट बन जाता है। डायरेक्ट टैक्सेस को इवेट करना थोड़ा सा आज के टाइम पे पॉसिबल है। अच्छा रीजन बहुत सिंपल है, इतना बड़ा पॉपुलेशन है, अगर समझो मैंने इनकम कमाया, मैंने डिस्क्लोज ही नहीं किया या कैश में ट्रांजैक्शन कर लिया, तो इवेजन पॉसिबल है, करना नहीं चाहिए बट पॉसिबल है। इनडायरेक्ट टैक्सेशन के अंदर इवेजन हार्डली पॉसिबल है, क्योंकि सीधी बात है ना, अगर समझो मैं सप्लायर, मुझे गवर्नमेंट को टैक्स देना है, मैं क्या करूंगा? मैं तो रेसिपिएंट से पैसा ले रहा हूं ना, तो मैं रेसिपिएंट से पैसा ले लूंगा, मैं गवर्नमेंट को पे कर दूंगा। मैं छोटे मोटे टैक्स चोरी में अपना मेंटल पीस खराब नहीं करना चाहता। अच्छा उसके बाद में इन्फ्लेशन रिड्यूस होता है डायरेक्ट टैक्सेस की वजह से। देखो जैसे जैसे आपका डायरेक्ट टैक्स बढ़ जाएगा, यानी कि आपका स्पेंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। बट अगर मैं बात करूं इनडायरेक्ट टैक्सेस की, तो जैसे जैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस का प्राइस बढ़ेगा, गुड्स का प्राइस बढ़ेगा, वैसे वैसे जीएसटी का रेट बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा। क्लियर है? डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल क्या है आपका? इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल क्या है आपका? जीएसटी एंड कस्टम्स। ठीक है, चलो अभी अपन देखेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस के फीचर्स क्या क्या रहते हैं। सबसे पहले ये टैक्स आपका किसके ऊपर लगता है? गुड्स एंड सर्विसेज। देखो जब भी आप लोग गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई करोगे, तब आप लोगों को इसके ऊपर मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस का लेवी हो जाता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो बर्डन है, वो बर्डन किसके ऊपर आता है? इट इज शिफ्टेड फ्रॉम सेलर टू बायर। अच्छा
मैं भी आप लोगों को इसका ना एक बार थोड़ा सा फंक्शनिंग समझा देता हूं, जीएसटी कैसे चलता है। ठीक है, जीएसटी का अपन एक बेसिक फंक्शनिंग देखेंगे। ठीक है, जीएसटी का फंक्शन यहां पे था आप लोगों का, लेट से मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर ने किसको सेल किया, होलसेलर, होलसेलर ने किसको सेल किया, रिटेलर, और रिटेलर ने किसको सप्लाई किया, एंड कंज्यूमर, किसको सेल किया, एंड कंज्यूमर। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे चलते हैं आप लोगों के, देखो मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को बेचा लेट से 1000 रुपीज के लिए, होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर ने इसके ऊपर टैक्स लगाया 100 रुपीज, तो होलसेलर मैन्युफैक्चरर को कितना पैसा देगा, 1100। अभी होलसेलर ने रिटेलर को कितने में सप्लाई किया, लेट से 1500, इसके ऊपर 10 रुपीज का टैक्स लगा। मैं इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूं जनरल, तो 10% कितना आ गया, 150। तो रिटेलर होलसेलर को कितना देगा, 1650, इधर एक जीरो ज्यादा हो गया तो उसको कम कर देते हैं। ठीक है, अभी रिटेलर ने एंड कंज्यूमर को लेट से कितने में बेचा, 1800 रुपीज में बेचा, इसके ऊपर 10% लगाया टैक्स 180, तो एंड कंज्यूमर रिटेलर को कितना देगा, 1980। तो कहने से देखो ये जो होलसेलर है इसकी लाइबिलिटी है गवर्नमेंट को पे करने की, लाइबिलिटी टू पे गवर्नमेंट कितना है, 150 रुपीज। बट होलसेलर क्या बोल रहा है, मैंने आपको ऑलरेडी 100 रुपीज पे कर दिया है, कितना पे किया है, लेस ऑलरेडी पेड, ऑलरेडी पेड कितना रुपीज पेड है, 100, तो मैं नेट आपको कितना रुपीज पे करूंगा, 50 रुपीज पे करूंगा। समझा क्या, अभी होलसेलर ने क्या कर दिया था, ये बर्डन किसके ऊपर शिफ्ट कर दिया था, रिटेलर के ऊपर, क्योंकि उसने रिटेलर से पैसा ले लिया था। अरे हाँ या नहीं, वो 150 अपने पॉकेट से नहीं भर रहा है, उसने जो बायर को दिया उससे टैक्स ले रहा है एंड फिर वो गवर्नमेंट को पे कर रहा है। तो ये जो फाइनल बर्डन है, फाइनल वो किसके ऊपर आ रहा है, एंड कंज्यूमर के ऊपर आ रहा है। तो जो आपका फाइनल बर्डन है इनडायरेक्ट टैक्सेस का, वो किसके ऊपर आ रहा है मालिक, एंड कंज्यूमर के ऊपर वो फाइनल बर्डन आ रहा है। समझा क्या, डन है। चलो बढ़ेंगे अगले वाले पॉइंट के ऊपर, ये इन्फ्लेशनरी नेचर है। देखो अगर समझो आज एक गुड्स का कॉस्ट है 10,000 रुपीज, इसके ऊपर जीएसटी लग रहा है 18% के हिसाब से, तो कितना आ गया, 1800 रुपीज आ गया। अभी इन्फ्लेशन की वजह से मान लो इसका कॉस्ट बढ़ गया 10% से, गुड्स का बेसिक कॉस्ट, तो गुड्स कितना हो गया अभी आपका 11,000 रुपीज का हो गया। अभी इनडायरेक्ट टैक्स तो 10% ही लग रहा है, तो 11,000 के ऊपर लेट्स सॉरी 18% लग रहा है, तो 11,000 का 18% अभी कितना आएगा, शायद 1980 आएगा। 11,000 इंटू 18% 1980। तो अगर आप लोग चेक करोगे इन्फ्लेशन की वजह से क्या हो रहा है, आपके गुड्स का कॉस्ट बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन की वजह से आपके गुड्स का कॉस्ट बढ़ रहा है। तो जैसे आपके गुड्स का कॉस्ट बढ़ा, सेम वे में आपका टैक्स वाला कंपोनेंट भी बढ़ेगा। इसके लिए आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या बोला जाता है, इन्फ्लेशनरी इन नेचर। समझा क्या, चलो थर्ड पॉइंट बात करते हैं यहाँ पे अपन सोशल वेलफेयर के बारे में। गवर्नमेंट क्या करता है ना, जो गुड्स पब्लिक इंटरेस्ट के लिए यूजफुल है या पब्लिक इंटरेस्ट में है, कोई गुड्स मिल्क, एग्स, कर्ड, जो खाने पीने का अपना राशन का सामान रहता है, व्हीट, फ्लावर, राइस वगैरह, एग्जांपल के लिए नमक, शुगर, इसके ऊपर जीएसटी कम रेट से लगा था। बट जो गुड्स हार्मफुल गुड्स है जैसे कि टोबैको हो गया, उसके ऊपर जीएसटी ज्यादा रेट से लगेंगे। कोई चीजें लग्जूरियस पर्पस के लिए रहेगा, एसी हो गया, महंगे वाले वॉचेस हो गए, लग्जूरियस कार्स हो गई, उसके ऊपर जीएसटी का रेट ज्यादा लगा देते हैं। तो गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस से सोशल वेलफेयर को प्रमोट करता है बाय टैक्सिंग हेवीली द गुड्स व्हिच आर नॉट एसेंशियल एंड बाय रिड्यूसिंग द टैक्सेस ऑन द गुड्स व्हिच फॉल अंडर द एसेंशियल गुड्स कैटेगरी। फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस का वाइडर टैक्स बेस है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इसके अंदर कवर्ड है। फिर इसका नेचर रेग्रेसिव है, जो मैंने आप लोगों को ऊपर एग्जांपल से समझा दिया था कि आपका इनकम भैया कितना भी रहो, आपसे उतना ही टैक्स लिया जाएगा जितना दूसरे पर्सन से लिया जा रहा है। और इनडायरेक्ट टैक्स में आपको कभी भी डायरेक्ट पिंच नहीं रहता है, क्योंकि आप एज अ बायर पैसा किसको देते हो, सेलर को, सेलर पैसा किसको देता है, गवर्नमेंट को। तो इनडायरेक्ट टैक्स में आपके ऊपर कोई भी डायरेक्ट पिंच नहीं आता है। ठीक है, अभी अपन समझेंगे प्री जीएसटी का टैक्स स्ट्रक्चर क्या था और क्या क्या डेफिशिएंसीज थी जिसकी वजह से जीएसटी को लाना पड़ा। तो जैसे जीएसटी आने के पहले आपके 3 टाइप के इनडायरेक्ट टैक्सेस हुआ करते थे मेजर, प्रोडक्शन के ऊपर एक्साइज ड्यूटी, सेल के ऊपर वैट और सर्विसेज के ऊपर सर्विस टैक्स। सबसे पहला पॉइंट प्रॉब्लम क्या था, सर्टेन ट्रांजैक्शन को डबल टैक्सेशन बोल के उसके ऊपर टैक्स लिया जाता था। अभी देखो पहले क्या होता था,
जब आप लोग सेल ऑफ गुड्स कर रहे हो, सेल ऑफ क्या कर रहे हो, गुड्स, इसके ऊपर क्या लगता था, वैट। वैट कौन से गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता था, स्टेट गवर्नमेंट का। और अगर आप लोग कोई भी सर्विसेज दे रहे हो तो उसके ऊपर क्या लगता था आपका, सर्विस टैक्स। ये रेवेन्यू किसका होता था, सेंट्रल गवर्नमेंट। बट ऐसे कुछ ट्रांजेक्शन थे ना जिसके ऊपर क्लियर बाइफर्केशन ही नहीं था, ये सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज। इसका प्राइम एग्जांपल है आपका रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट, अगर आप लोग होटल में जाके खाना खाते थे ना, तो वहां पे स्टेट गवर्नमेंट आके बोलते थे आपने गुड्स को कंज्यूम किया, आपने क्या किया, गुड्स को कंज्यूम किया, हम आपके ऊपर वैट लगाएंगे यही ट्रांजैक्शन के ऊपर। वेयरएज यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट आके क्या बोलता था, आपने गुड्स को कंज्यूम नहीं किया, आपने रेस्टोरेंट की सर्विसेज ली, तो इसके ऊपर हम लोग क्या लगाएंगे, सर्विस टैक्स। यानी कि एक सिंगल ट्रांजैक्शन का क्योंकि क्लियर बाइफर्केशन नहीं था, ये सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज, इसके लिए एज अ कंज्यूमर आप लोगों को दोनों टैक्स को पे करना पड़ता था। तो सिंगल ट्रांजैक्शन वे सब्जेक्ट टू डबल टैक्सेशन। सेकेंड, वैट डिफरेंट स्टेट डिफरेंट रेट से लगाते थे, जिसकी वजह से इम्बैलेंस ऑफ ट्रेड होता था। देखो, वैट लगाने का परमिशन किसके पास था, स्टेट गवर्नमेंट के पास था। अपन एक एग्जांपल लेंगे, ये है आपका स्टेट गवर्नमेंट 1, ये है आपका स्टेट गवर्नमेंट 2। अभी मैं बात कर रहा हूं जीएसटी आने के पहले के। दोनों स्टेट में जो सेलर है उसने एक आईफोन बेचा, कितने रुपीस का बेचा, लेट से 1 लाख रुपीस का बेचा। ये गवर्नमेंट ने वैट लगाया 10% से, ये गवर्नमेंट ने वैट लगाया लेट से 15% से। तो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सेलर क्या करेगा, कस्टमर को बिल करेगा 1 लाख रुपीस मोबाइल का कॉस्ट, 10,000 रुपीज वैट। तो इसका फाइनल कॉस्ट कस्टमर के लिए कितना हो गया, 1,10,000 रुपीज हो गया। अभी स्टेट 2 में ये ट्रांजेक्शन कितने का हो रहा है, तो सेलर अगेन बेसिक प्राइस तो कांस्टेंट रख रहा है 1 लाख, बट अभी यहाँ पे वैट कितना है 15%, तो वैट कितना आ रहा था 15,000। तो सेकेंड वाले स्टेट में अल्टीमेट कॉस्ट टू कंज्यूमर कितना हो गया, 1,15,000। तो अगर आप लोग एक कंज्यूमर हो तो मुझे आप खुद बताओ कि आपका कंजम्पशन ज्यादा किधर होगा, स्टेट 1 में होगा या स्टेट 2 में होगा। तो आंसर इज स्टेट 1, क्योंकि यहाँ पे आपका प्राइस कम है। तो क्योंकि आप सेम प्रोडक्ट बेच रहे हो बट स्टेट 1 में ज्यादा इसका सप्लाई हो रहा है, सेल हो रहा है, रीजन मीन आपका टैक्स रेट अलग अलग था। तो यहाँ पे डिस्पैरिटी ऑफ ट्रेड हो रहा था अलग अलग स्टेट में बिकॉज ऑफ टैक्सेशन रीजन। क्लियर है सबको। उसके बाद में सेनवेट डिड नॉट इंक्लूड द चेन ऑफ वैल्यू एडिशन इन द डिस्ट्रीब्यूटिव ट्रेड लीडिंग टू कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस। समझ के लोग, मेरे गुड्स मेरे फैक्ट्री के अंदर प्रोड्यूस होते थे, कॉस्ट कितना लगता था मुझे, 1 लाख रुपीस रेट से मेरा आ गया था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जब गुड्स प्रोड्यूस हो गए मुझे इसके ऊपर क्या पे करना पड़ता था, एक्साइज ड्यूटी पे करना पड़ता था। लेट से 10% एक्साइज ड्यूटी था, वो कितना आ गया, 10,000 रुपीज मैंने पे कर दिया। तो मेरा यहाँ पे अभी तक फैक्ट्री में गुड्स बन के रेडी है, उसका कॉस्टिंग कितना हो गया, 1,10,000। और अभी जब मैं इसको सेल करता था मुझे इसके ऊपर क्या पे करना पड़ता था, वैट। लेट से 10% वैट है, वो कितना आता था, 11,000 रुपीज आता था। अभी मैंने गवर्नमेंट को क्या बोला, गवर्नमेंट मैं आपको 10,000 रुपीज पे 11,000 रुपीज पे करने वाला हूं वैट का, है ना, वैट का। बट मैंने आपको ऑलरेडी 10,000 रुपीज का एक्साइज ड्यूटी पे किया है, तो मुझे कुछ तो वेवर दो। यहां पे मुझे गवर्नमेंट क्या बोलता था, तुमने वैट किसको पे किया है, स्टेट गवर्नमेंट को पे किया है, और एक्साइज ड्यूटी तुमने किसको पे किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पे किया है। तो क्योंकि दोनों गवर्नमेंट अलग है, मुझे एक दूसरे के अगेंस्ट इसका सेट ऑफ नहीं मिलता था। यानी कि मुझे 11,000 का वैट पे करना पड़ता था और 10,000 रुपीज का एक्साइज ड्यूटी पे करना पड़ता था। एज अ कंसेलर मैं ये पैसा बायर से ले लेता था। बट मान लो मालिक, अगर ये मेरा 10,000 रुपीज नहीं लगता था एक्साइज ड्यूटी, तो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो गया रहता था, यहाँ पे 1 लाख रुपीज मेरा बन गया रहता था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और इसके ऊपर 10% वैट मुझे कितना लगा रहता था, 10,000 रुपीज। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो मेरा वैट कितने रुपीज से बढ़ गया था, 1,000 रुपीज से बढ़ गया था। अभी ये 1,000 रुपीज से वैट क्यों बढ़ा था, क्योंकि ये जो मेरा एक्साइज ड्यूटी है ना, कितने रुपीज का था ये, 10,000 का, मुझे इसके ऊपर भी 10% वैट देना पड़ा था, जो कितना आ रहा था मेरा 1,000 रुपीज। तो बेसिकली मुझे क्या हो रहा था ना प्रॉब्लम, मुझे टैक्स ऑन टैक्स देना पड़ रहा था, जिसको बोला जाता था आपका कैस्केडिंग इफेक्ट। क्लियर है। चलो उसके बाद में सेवेरल टैक्सेस वर नॉट सबस्यूम्ड अंडर वैट।
जीएसटी आने के पहले जब आपका गुड्स का ट्रांजैक्शन होता था तब वैट लगता था, मल्टीपल टैक्सेस लगते थे जैसे कि लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस थे वो मर्ज्ड नहीं थे, इसके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। अगला पॉइंट आता था वैट ऑन गुड्स वाज नॉट इंटीग्रेटेड विद टैक्स ऑन सर्विसेज। अच्छा एक एग्जांपल के लिए ऐसा देखो, ठीक है, अभी जीएसटी आने के पहले की बात चालू है, मैं दे रहा हूं कोचिंग का सर्विसेज। कौन सा सर्विसेज दे रहा हूं? कोचिंग का सर्विसेज। तो कहना है जो भी मेरा आउटवर्ड सप्लाई है, आउटवर्ड सप्लाई है, ये सारा का सारा सप्लाई किसका हो गया? सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो गया। तो मुझे मेरे आउटवर्ड सर्विस सप्लाई के ऊपर जो टैक्स गवर्नमेंट को देना है वो कौन सा टैक्स है? सर्विस टैक्स। कौन सा टैक्स है? सर्विस टैक्स। अच्छा, बट ये सर्विसेज देने के लिए मैंने सर्टेन इनवर्ट सप्लाई भी लिया रहेगा, कुछ परचेस किया है मैंने, इनवर्ट सप्लाई। लेट से मैंने कुछ गुड्स को परचेस किया, तो जब मैंने गुड्स को परचेस किया, लेट से कोचिंग सर्विसेज देने के लिए मैंने लैपटॉप परचेस किया, एसी परचेस किया, चेयर, माइक, लैपटॉप, आईपैड, कुछ भी परचेस किया, परचेस ऑफ गुड्स किया मैंने। तो जब परचेस ऑफ गुड्स किया तब मैंने क्या पे किया? वैट। अच्छा, एक एग्जांपल से समझो, मेरा परचेस था 10,000 रुपीज का, इसके ऊपर मैंने वैट पे किया था 1,000 रुपीज। अभी जब मैंने कोचिंग सर्विसेज दी, मैंने वो सर्विसेज दी लेट से 15,000 रुपीज की, और इसके लिए मैंने टैक्स कलेक्ट किया 1,500 रुपीज का। अभी टेक्निकली स्पीकिंग मेरी कोचिंग सर्विसेज में मेरा प्रॉफिट कितने रुपीज का हो रहा है? प्रॉफिट कितने रुपीज का हो रहा है? 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है। बट मुझे गवर्नमेंट को कितना टैक्स देना पड़ रहा था? 1,500 रुपीज टैक्स देना पड़ रहा था। मैं गवर्नमेंट को बोला था गवर्नमेंट मैंने आपको ऑलरेडी 1,000 रुपीज दी है, आप इसको एडजस्ट कर लो ना। मतलब मैंने 1,500 रुपीज जो मेरे कस्टमर से टैक्स लिया है ना, मैं आपको देने के लिए मना नहीं कर रहा, बट मैंने ये सर्विसेज देने के लिए ऑलरेडी सर्टेन एक्सपेंडिचर किया हुआ है, जिसके अंदर मैंने ऑलरेडी आपको टैक्स पे किया है, उसको एडजस्ट कर दो। तो गवर्नमेंट ये एडजस्टमेंट अलाउ करता नहीं था, क्योंकि ये वाला टैक्स मैंने किसको दिया था? आपका स्टेट गवर्नमेंट को दिया था, और ये टैक्स मुझे किसको देना था? सेंट्रल गवर्नमेंट को देना था। तो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं होते थे। वाइस वर्सा भी समझ लो, मान लो एक बंदा सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है, उसने कोई भी अकाउंटिंग का सर्विस लिया चार्टर्ड अकाउंटेंट से, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बिल के अंदर तो सर्विस टैक्स लगा दिया, बट वो सप्लाई ऑफ गुड्स जो कर रहा है उसने वैट लगाया हुआ है। तो जब वो वैट पे करने जा रहा है, उसको वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट को सर्विस टैक्स दिया उसका एडजस्टमेंट नहीं मिल रहा। तो दोनों टैक्स एक दूसरे के अगेंस्ट नॉक ऑफ नहीं हुआ करते थे। उसके बाद में एक सबसे बड़ा एग्जांपल होता था, लेट्स से मैं सिर्फ सेल ऑफ गुड्स कर रहा हूं, सेल ऑफ क्या कर रहा हूं? गुड्स। इधर एक बंदा था दिल्ली में, दिल्ली वाले बंदे ने गुड्स को सेल किया एमपी में, एमपी वाले ने गुड्स को सेल किया एमपी में। इसने कॉस्ट लगाया था लेट से 10,000 रुपीज, 10% वैट 1,000। एमपी वाले ने दिल्ली वाले को कितना पैसा दे दिया? 11,000 रुपीज दिया। एमपी वाले ने एमपी में ही बेचा, कितने में? 12,000। इसके ऊपर 10% वैट लगा के कितना दिया? 1,200, यानी कि इसके पास कितना आ गया? 13,200। अभी एमपी वाला गवर्नमेंट को जाके क्या बोल रहा है? गवर्नमेंट देखो, आप हमसे क्या ले रहे हो? वैट। वैट का मतलब क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। एमपी वाला बोल रहा है देखो गवर्नमेंट, जो मेरा आउटवर्ड सप्लाई है मैं उसके ऊपर आप लोगों को कितना टैक्स पे करूंगा? 1,200 रुपीज टैक्स पे करूंगा। बट मैंने ऑलरेडी आपको कितना पे किया है? 1,000 पे किया है, तो मैं अभी आपको नेट 200 रुपीज ही पे करूंगा, क्योंकि अगर आप मेरा टेक्निकली वैल्यू एडिशन देखोगे तो वो 12,000 माइनस 10,000, यानी कि मेरा वैल्यू एडिशन ही कितने रुपीज का हो रहा है? मैंने वैल्यू ऐड किया है 2,000 रुपीज का, मैं इसके ऊपर आपको 10% 200 रुपीज पे करूंगा। ये एमपी वाला बंदा गवर्नमेंट को बोल रहा है। एमपी वाला गवर्नमेंट क्या बोल रहा है? लाला, ये जो तूने 1,000 रुपीज पे किया, ये तूने किसको पे किया? दिल्ली की गवर्नमेंट को पे किया, क्योंकि आपका वैट सोर्स बेस्ड टैक्सेशन था, यानी कि जहां से ट्रांजैक्शन इनिशिएट हुआ वो गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिल रहा। एमपी वाला बोल रहा है ये रेवेन्यू दिल्ली गवर्नमेंट के पास गया है, मेरे पास आया हुआ नहीं है, तो मैं तुझे इसका क्रेडिट नहीं दूंगा। यहाँ पे जो सीएसटी लगता था एक स्टेट में जिसको रेवेन्यू मिलता था, उसका सेट ऑफ दूसरे स्टेट में नहीं मिलता था। तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स थे जिसके लिए आपका जीएसटी इंडिया में लाना मैंडेटरी था। एक बार अपन रिवाइज कर लेंगे कौन से इश्यूज थे। सबसे पहले आपका डबल टैक्सेशन का प्रॉब्लम था, दूसरा डिफरेंट स्टेट डिफरेंट रेट ऑफ वैट लगाते थे, तीसरा कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस होता था, यानी कि टैक्स के ऊपर टैक्स देना पड़ता था,
फिर जो आपने एक्साइज ड्यूटी पे किया उसको वैट के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं मिलता था। सेवरल स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस थे वो वैट के अंदर मर्ज नहीं हुए थे। उसके बाद में जो आप लोग वैट पे कर रहे हो ऑन सेल ऑफ गुड्स और जो सर्विस टैक्स पे कर रहे हो ऑन सप्लाई ऑफ सर्विसेज वो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट मर्ज नहीं हुआ करते थे। सीएसटी वाज नॉन वैटेबल, यानी कि एक स्टेट में अगर इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हो रहा और अगर आप लोग सीएसटी पे कर रहे हो तो उसका क्रेडिट दूसरे स्टेट में नहीं मिलता था। तो ये सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए गवर्नमेंट को इंडिया में क्या इंट्रोड्यूस करना पड़ रहा था, जीएसटी। बट जीएसटी लाने के लिए प्रॉब्लम ऐसा था कि उसको कौन सी लिस्ट में लेके आए। अगर यूनियन लिस्ट में लेके आ जाएंगे तो प्रॉब्लम ऐसा था कि सेंट्रल के टैक्सेस और स्टेट के टैक्सेस मर्ज होके आपका जीएसटी बन रहा था। तो अगर यूनियन लिस्ट में डालते तो पूरा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आता, ये बात स्टेट गवर्नमेंट को नहीं चल रही थी। अगर स्टेट लिस्ट के अंदर लाते तो पूरा कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता, ये बात सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं चल रही थी। और मान लो अगर कॉन्करेंट लिस्ट में जाते तो पावर डिसीजन बनाने का पावर दोनों के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। बट अगर कल जाके इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो बोलेगा वो प्रीवेल करेगा। तो इस बात से स्टेट गवर्नमेंट एग्री नहीं कर रहे थे। तो बट अभी जीएसटी को तो इंडिया में लाना है, तो उसके लिए क्या किया गया था, आपका एक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया था वाया कॉन्स्टिट्यूशन 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016 और एक नया आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया गया था, आर्टिकल 246A। जो आर्टिकल 246 है वो स्पेशल जीएसटी को इंडिया में इंप्लीमेंट करने के लिए लाया गया था। आर्टिकल 246A क्या बोलता है कि इंडिया में जीएसटी जब भी आएगा इसको जो लेवी एंड कलेक्ट करने का पावर है ये किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास पावर है जीएसटी के इंप्लीमेंटेशन को देखने का। क्लियर है यहां तक? ये कौन से आर्टिकल में लिखा गया हुआ है, आर्टिकल 246A। और अभी क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के एंड स्टेट गवर्नमेंट के सबके टैक्सेस मर्ज हो रहे थे जीएसटी के अंदर, तो जीएसटी का स्मूथ फंक्शनिंग करने के लिए क्या किया गया था, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, सॉरी एक काउंसिल बनाया गया था अंडर आर्टिकल 279A। ये काउंसिल का काम क्या है, बेसिकली पूरे जीएसटी की देखभाल करना। काउंसिल कब बनाया गया था, आपका 15 सितंबर 2016 के दिन जीएसटी काउंसिल बनाया गया था। ये जॉइंट फोरम है आपका सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट का, क्योंकि जीएसटी के अंदर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों के टैक्सेस आ रहे, तो दोनों का से इसके अंदर रखा गया हुआ है, जिसके अंदर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर आपके चेयरपर्सन रहेंगे, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू ऑफ फाइनेंस इसके मेंबर रहेंगे, और मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट इसके मेंबर्स रहेंगे। तो ये सब मिला के आपका क्या रहेगा, जीएसटी काउंसिल रहेगा। अभी एक बात को समझ के लो, काउंसिल अपने आप में कोई भी जीएसटी के डिसीजन नहीं लेने वाला है, ये कोई भी डिसीजन नहीं लेगा। काउंसिल का काम क्या रहेगा, काउंसिल का काम है रिकमेंडेशन करना। काउंसिल यूनियन एंड स्टेट को रिकमेंडेशन करेगा, अगर यूनियन एंड स्टेट को वो बातें पसंद आई तो वो उसको नोटिफाई करेंगे ऑफिशियल गैजेट में। अगर पसंद नहीं आया रिकमेंडेशन तो यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है, कौन सी बातों के लिए वो रिकमेंडेशन करेगा, कौन से देखो, अभी काउंसिल 2016 में बना था, जीएसटी 2017 में आया, तो सबसे पहले उन्होंने काउंसिल ने ये बताया था कौन से टैक्सेस, सेस और सरचार्ज को जीएसटी के अंदर मर्ज करना है, कौन से गुड्स और सर्विसेज को जीएसटी से एग्जेम्प्ट रखना है ना। फिर उन्होंने बताया था कि अगर इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसके ऊपर क्या क्या कैसे लेवी होना चाहिए, कैसा अपॉर्शनमेंट होना चाहिए। अभी यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है इंटरस्टेट, अपन उसको 2 मिनट बाद आराम से डिस्कस करेंगे क्या। फिर ऐसा कौन सा थ्रेशोल्ड लिमिट रखना है टर्नओवर का जिसके नीचे एक पर्सन को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर जीएसटी के अंदर क्या रेट रहने चाहिए इंक्लूडिंग फ्लोर रेट, मतलब जीएसटी के रेट कैसे रहने चाहिए वो सब यहाँ पे डिस्कस हुआ है। फिर एडिशनल या स्पेशल रेट कुछ लगाना रहेगा इन केस ऑफ नेचुरल कैलेमिटी और डिजास्टर, ये सब का रिकमेंडेशन काउंसिल करेगा। फिर काउंसिल ने टोटल आपके 11 स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स को आइडेंटिफाई किया था, 11 स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स, जिनके लिए अगर कुछ अलग प्रोविजंस लानी है तो वो प्रोविजंस लेके आएंगे। कौन से 11 स्पेशल कैटेगरीज ऑफ स्टेट है, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, आसाम, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। और लास्ट में काउंसिल और भी कोई मैटर्स रहेंगे उसको डिसाइड कर सकता है, काउंसिल इसको रेकमेंड करेगा।
फिर सेकेंड काउंसिल का काम है कि ये जो आपके 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यानी कि कौन से आपका पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन, टर्बाइन फ्यूल, ये जो आपका 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट है इसके ऊपर जीएसटी आज की डेट में नहीं लग रहा है, बट फ्यूचर में लग सकता है। तो फ्यूचर में कौन से डेट से लगेगा, वो कौन से रेट से लगेगा, ये सब रेकमेंड करेगा आपका काउंसिल, नोटिफाई कौन करेगा, गवर्नमेंट। बट काउंसिल का कोई भी डिसीजन अगर लेना रहेगा ना तो उसके अंदर है ना एक मिनिमम कोरम होना चाहिए। अभी कोरम यानी कि क्या, कितने मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट रहने चाहिए वो मीटिंग को वैलिड मीटिंग डिक्लेयर करने के लिए। तो वो नंबर कितना रखा गया हुआ है, 1/2 ऑफ द टोटल नंबर, यानी कि टोटल नंबर ऑफ काउंसिल मेंबर के 1/2 लोग अगर प्रेजेंट रहेंगे तो मीटिंग को वैलिड मीटिंग डिक्लेयर किया जाएगा। अगर मीटिंग के अंदर कोई भी डिसीजन को पास करना है तो उसके लिए आपको मेजोरिटी लगेगा 3/4 ऑफ वेटेड वोट्स, जितने भी लोगों ने वोटिंग किया उसका 3/4 ऑफ वेटेड वोट्स। अच्छा, वेटेड वोट्स यानी कि क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी वोट करेगा उसको वेटेज दिया गया हुआ है 1/3, सारे स्टेट गवर्नमेंट को जो भी वेटेज दिया गया है वो कितना दिया गया है, 2/3। तो इन दोनों का जो वेटेड वोट है उसके अगर 3/4% एग्री कर दे तो ही एक चीज ये हो जाएगी, क्या हो जाएगी, आपकी डिसीजन लिया जाएगा अकॉर्डिंगली। क्लियर है। फिर आता है आपका आर्टिकल 269A। आर्टिकल 269A बात करता है इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन के बारे में। चलो, क्योंकि ये वर्ड आ गया वापिस से, अभी अपन देख लेते। जीएसटी के अंदर है ना आपके 2 टाइप के सप्लाई होते हैं, एक तो हो गया आपका इंटरस्टेट सप्लाई और दूसरा हो गया आप लोगों का इंट्रास्टेट सप्लाई। अभी इंटर स्टेट सप्लाई यानी कि क्या, जब आपका लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई ये फॉल करता है बिटवीन 2 डिफरेंट स्टेट्स या फिर 2 डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज, या तो 1 स्टेट एंड 1 यूनियन टेरिटरी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। मैंने लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट बोला ही नहीं, कौन से 2 वर्ड्स को यूज किया, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। जब ये 2 डिफरेंट स्टेट में रहेंगे या 2 डिफरेंट यूनियन टेरिटरी में रहेंगे या तो एक स्टेट एंड एक यूनियन टेरिटरी, वो ट्रांजैक्शन को बोला जाता है आपका इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन, जब मालिक आपका लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई ये फॉल कर रहा है सेम स्टेट में या तो सेम यूनियन टेरिटरी में, इसको बोला जाएगा आपका इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन। इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन के ऊपर जो टैक्स लगता है वो रहता है आपका आईजीएसटी। इंट्रास्टेट के ऊपर जो आपका टैक्स लगता है वो क्या रहता है आपका सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, और अगर यूनियन टेरिटरी है तो वो लग जाएगा यूटीजीएसटी। देखो बात सिंपल है, अगर ये रेवेन्यू 100 रुपए का है ना तो 100 रुपए को ऐसे ही डिवाइड किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा 50 रुपीज, स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा 50 रुपीज। बट इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन हो रहा ना तो ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है कि 50 रुपीज स्टेट गवर्नमेंट के, 50 रुपीज सेंट्रल गवर्नमेंट के। इंटर में क्या होता है, आईजीएसटी लगता है, 100 रुपीज पहले कौन ले लेता है, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा ले लेता है, बाद में वो क्या करेगा 50 रुपीज देगा, किसको देगा, स्टेट गवर्नमेंट को देगा। क्लियर है, क्लियर है क्या। तो आर्टिकल 269A बोलता है कि अगर आपका इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन है ना तो इसका पहला जो भी पैसा है ना वो पार्लियामेंट के पास जाने दो, यानी कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाने दो, बाद में वो अमाउंट को बाइफरकेट करके स्टेट को दे देंगे। ठीक है, तो कितने टैक्सेस मर्ज होकर आपका जीएसटी बनाया गया था, तो 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों के थे उनको मर्ज करके आपका जीएसटी बनाया गया था। अच्छा, एक बार टैक्सेस के नाम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस के अंदर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी अंडर मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955, एडिशनल कस्टम ड्यूटी जिसको काउंटर वेलिंग ड्यूटी भी बोलते हैं, फिर आता है स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स, फिर आता है सर्विस टैक्स, फिर आता है सेंट्रल सरचार्जेस रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फिर आता है सेंट्रल सेसेस रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट के कौन से टैक्सेस को मर्ज किया था जीएसटी बनाने के लिए, तो वैल्यू एडेड टैक्सेस हो गया, या तो सेल्स टैक्स हो गया, या तो सेंट्रल सेल्स टैक्स बोल दो उसको, या तो एंटरटेनमेंट टैक्स अदर देन लेविड बाय लोकल बॉडीज। अच्छा, यानी कि ये जो टैक्स है ना एंटरटेनमेंट टैक्स, ध्यान से सुन के लेना, एंटरटेनमेंट टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स
जो लोकल बॉडीज लगाते ये आज भी एप्लीकेबल है जीएसटी आने के बावजूद। जो सेंट्रल गवर्नमेंट लोकल बॉडी छोड़ के जो पहले एंटरटेनमेंट टैक्स लगाती थी स्टेट गवर्नमेंट, वो मर्ज हो गया जीएसटी के अंदर, पर जो लोकल बॉडीज आज भी एंटरटेनमेंट टैक्स लगाती है वो एज इट इज वैलिड है। फिर उसके बाद में लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, परचेस टैक्स, टैक्स ऑन एडवर्टीजमेंट, टैक्स ऑन लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग, टैक्स, स्टेट सेसेस एंड सरचार्ज, इतने 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस को मर्ज करके आपका एक सिंगल टैक्स बनाया गया जिसको नाम क्या दिया हुआ है अभी, जीएसटी। चलो डन है यहां तक। अच्छा सर, इसके अलावा ऐसे कुछ टैक्सेस है जो जीएसटी के अंदर आज भी मर्ज नहीं हुए, यानी कि इवन आफ्टर जीएसटी ये टैक्सेस आज भी एज इट इज लग रहे हैं। उसके अंदर सबसे पहले आता है आपका बेसिक कस्टम ड्यूटी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेस, एक्सपोर्ट ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी, स्टेट एक्साइज ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी, प्रोफेशन टैक्स एंड मोटर व्हीकल टैक्स। ठीक है, चलो सर अभी मेन बात पे आते हैं। अभी अपन समझ के लेंगे आपका जीएसटी का ये कंसेप्ट क्या है एग्जैक्टली। तो सबसे पहला पॉइंट अगर आप लोग इसके अंदर देखोगे, ये आपका वैल्यू एडेड टैक्स जिसके अंदर कंटिन्यूस चेन ऑफ क्रेडिट है। अभी मैं आपको ये एग्जांपल से समझाऊंगा क्या है, ध्यान से सुन के लेना। यहां पे समझो एक पर्सन है, ये एक पर्सन कौन है, मैन्युफैक्चरर। ये पर्सन ने मैन्युफैक्चर करने के लिए क्या किया, सर्टन गुड्स को बाय किया, गुड्स को बाय किया सेम स्टेट से जिसके ऊपर उसने जीएसटी पे किया लेट्स से 1000 रुपीज। फिर इसने क्या किया, गुड्स को बाय किया फ्रॉम डिफरेंट स्टेट जिसके ऊपर उसने जीएसटी पे किया 200 रुपीज। लेट्स से इसका पहले वाले का कॉस्टिंग था आपका 1000, नीचे वाले का कॉस्टिंग था आपका ऊपर गुड्स बाय किया 10,000 के, 1000 रुपीज जीएसटी पे किया। दूसरे सेट से गुड्स बाय किए 2000 रुपीज के, 200 रुपीज जीएसटी पे किया। और उसने सर्विसेस ली, क्या ली, सर्विसेस ली। कितने रुपीस की सर्विसेस ली, 3000 रुपीज की, उसके ऊपर 300 रुपीज का जीएसटी पे किया। अभी ये बंदे ने कहने से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको टोटल कितना लगा, 10 + 2 12 + 3 15,000 रुपीज लगा। उसके ऊपर उसने जीएसटी कितना पे किया, 1200 300, टोटल जीएसटी पे किया 1500 रुपीज का। मैन्युफैक्चरर ने ये गुड्स किसको सेल किए, होलसेलर को सेल किए। कितने में सेल किए, लेट्स से 20,000 में सेल किए। तो होलसेलर से उसने 10% जीएसटी लिया, यानी कि 2000 रुपीज लिया। तो होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर को कितना पैसा दिया, 22,000 रुपीज दिया। अभी मैन्युफैक्चरर की लायबिलिटी पे करने की कितनी आ गई थी, 2000 रुपीज की लायबिलिटी आ गई पे करने की। बट उसने ऑलरेडी कितना पे किया है, ऑलरेडी पेड कितना है यहाँ पे 1500 रुपीज। तो उसको नेट कैश में कितना पे करना पड़ेगा, 500 रुपीज पे करना पड़ेगा। अभी मैं मैन्युफैक्चरर की बात करूं तो उसके लिए प्रॉफिट कितने रुपीस का है, प्रॉफिट को मैं दूसरा वर्ड यूज करूंगा, उसने वैल्यू ऐड कितने रुपीस का किया। तो उसने सेल तो किया 20,000 रुपीस का, ये 20,000 रुपीज सेल करने के लिए उसने परचेज भी किया था। कितने का परचेज किया था, 15,000। तो उसने तो वैल्यू 5,000 का किया। और अगर मैं 5,000 का 10% निकालू वो कितना आ रहा है, 500, जितना टैक्स उसको पे करने की लायबिलिटी थी। जीएसटी आने के पहले ये वाला क्रेडिट नहीं मिलता था, सॉरी ये 200 वाला, क्योंकि दूसरे स्टेट से आपने बाय किया था। फिर ये 300 का भी क्रेडिट नहीं मिलता था क्योंकि आपने सर्विसेज का पेमेंट किया था। अभी जब से जीएसटी आया है ना, जीएसटी क्या है आपका, वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स। यहां पे आप गुड्स को बाय करो या सर्विसेज को बाय करो, सेम स्टेट से बाय करो या डिफरेंट स्टेट से बाय करो, फर्क नहीं पड़ता। आपने जो भी टैक्स ऑलरेडी गवर्नमेंट को पे किया है वो आप एडजस्ट कर सकते हो अगेंस्ट योर आउटपुट टैक्स। ये आपका क्या था, आउटपुट टैक्स था, यह क्या था, आउटपुट टैक्स। और ये जो टैक्स आपने ऑलरेडी पे किया था ये बन गया था आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो जीएसटी के अंदर आप लोग चेक करोगे तो जितने का आपने वैल्यू ऐड किया उतनी ही अमाउंट के ऊपर आपको टैक्स पे करना है। अच्छा सर, ये एग्जांपल को थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ाता हूं। होलसेलर ने ये आगे किसको सेल किया, रिटेलर को। लेट से कितने में सेल किया, 22,000 में सेल किया। अब इसके ऊपर 10% जीएसटी लगेगा वापिस से, वो कितना आ गया आपका 2200। तो टोटल कॉस्ट कितना बन गया, 24,200। अभी होलसेलर के लिए आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कितना बन गया, 2200 का आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बन गया।
बट उसने ऑलरेडी कितना पे किया है बाय करने के टाइम पे, 2000 रुपीज बाय किया है, तो उसको कितना टैक्स देना है, 200 रुपीज का टैक्स देना है। होलसेलर के हिसाब से वैल्यू एडिशन सोचो ना कितना है, उसने बेचा कितने में, 22,000, खरीदा कितने में था, 20,000, तो कहने से इसने यहाँ पे वैल्यू ऐड कितने रुपीस का किया था, 2000, और 2000 का 10% अगर आप चेक करोगे तो उतना ही जीएसटी होलसेलर को पे करना है। यानी कि यहाँ पे 1% जितने का वैल्यू ऐड करेगा उतने ही अमाउंट पे गवर्नमेंट को टैक्स देगा, और जो जो टैक्स आप लोगों ने पहले पे किया हुआ है उसका को क्या मिलते जाएगा, क्रेडिट मिलते जाएगा, कंटिन्यूस आपको उसका क्रेडिट मिलते जाएगा। यानी कि यहाँ पे कभी भी आपका टैक्स ऑन टैक्स नहीं आ रहा है, टैक्स ऑन टैक्स नहीं आ रहा है, क्योंकि जो आपने प्रीवियस टैक्स पे किया है, प्रीवियस टैक्स पे उसका आपको क्या मिल रहा है, क्रेडिट मिल रहा है। समझा? यहाँ पे बर्डन कौन बेयर करेगा, जो फाइनल कंज्यूमर है उसके ऊपर बर्डन आएगा, क्योंकि वो क्रेडिट लेने नहीं वाला है। अभी एग्जांपल से समझो, यहाँ पे एक बंदा है, वो क्या बेच रहा है, मोबाइल फोन, तो उसने मोबाइल फोन परचेस किया लेट्स से 1 लाख रुपीस का, उसके ऊपर टैक्स पे किया था 10,000, ठीक है, ये पर्सन ने। अभी ये पर्सन ने एंड कंज्यूमर को मोबाइल फोन बेच दिया, लेट्स से कितने में बेचा, 1,20,000, इसके ऊपर 12,000 रुपीस का जीएसटी लिया, तो देखो गवर्नमेंट को यहाँ पे 10,000 रुपीस का पैसा मिल गया। अभी ये पर्सन देखो, ये पर्सन है, ये पर्सन, इसको गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करना है, 12,000, ये वाला उसने ऑलरेडी कितना पे किया था, 10,000, तो अभी ये गवर्नमेंट को कितना देगा, 2,000 रुपीज देगा। गवर्नमेंट को कहना है से पहले 10,000 रुपीज मिल गए, अभी 2,000 मिल गए, तो गवर्नमेंट का टोटल इनकम कितना हो गया, 12,000। बट ये 12,000 का बर्डन किसके ऊपर आ रहा है, जो एंड कंज्यूमर है ना, कितना रुपीज है, 12,000 रुपीज, इसके ऊपर इसका क्या आ रहा है, फाइनल बर्डन। अच्छा, ये एंड कंज्यूमर है, ये एंड कंज्यूमर मतलब ऐसे माना जाता है ये जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, वो खुद के सेल्फ यूज के लिए ये गुड्स को ले रहा है, उसका क्रेडिट लेगा नहीं, तो पूरा का पूरा बर्डन किसके ऊपर आ जाएगा, एंड कंज्यूमर के ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे नो कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस, यहाँ पे आपको टैक्स के ऊपर टैक्स देने की जरूरत नहीं है, जो भी टैक्स आपने पहले दिया हुआ है आपको उसका क्रेडिट मिलते जाएगा, ठीक है। फिर ये है आपका डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, यानी कि जीएसटी के अंदर समझो अगर एक ट्रांजैक्शन हो रहा है महाराष्ट्र से गुजरात के अंदर, महाराष्ट्र से किधर हो रहा, गुजरात, तो रेवेन्यू जो है वो बन जाएगा गुजरात गवर्नमेंट का, यानी कि आपके गुड्स जहां पे फाइनली कंज्यूम हो रहे या आपके गुड्स या सर्विसेज का जो डेस्टिनेशन है वो स्टेट को इसका अल्टीमेट रेवेन्यू मिलने वाला है। वैट में सोर्स स्टेट को रेवेन्यू मिलता था, जीएसटी में जो आपका डेस्टिनेशन कंजम्पशन स्टेट है या यूनियन टेरिटरी है उसको रेवेन्यू मिलने वाला है। समझा यहां तक? ओके सर, कौन सी चीजें जीएसटी के बाहर रखी गई है, तो पहले आता है अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को जीएसटी से परमानेंटली बाहर रख दिया गया है। सर अगर फ्यूचर में इसके ऊपर जीएसटी लाना रहेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा, क्योंकि आर्टिकल 246A जब इंडिया में जीएसटी को इंट्रोड्यूस कर रहा था उसने अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को जीएसटी से परमानेंट बाहर रख दिया। रीजन काफी सिंपल है, जब अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन का प्रोडक्शन होता है उसके ऊपर बनता है स्टेट एक्साइज ड्यूटी। स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू काफी ज्यादा हाई था, तो वो मना कर रहे थे, वो बोल रहे थे अगर आपको अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के ऊपर भी जीएसटी को लाना है तो हम रेडी ही नहीं है, हम जीएसटी इंडिया में लाने ही नहीं देंगे। तो सेंट्रल को काफी प्रॉब्लम हो रहा था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये चीज को जीएसटी से परमानेंट बाहर रख दिया। तो इसका मतलब इसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा ऐसा नहीं है। आज के टाइम पे जब इसका प्रोडक्शन होता है उसके ऊपर लगता है स्टेट एक्साइज ड्यूटी, और जब इसका सेल होता है इसके ऊपर क्या लगता है, आपका वैट आज भी लगता है। सेकेंड प्रोडक्ट है आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जिसके अंदर 5 बातें आती है, पेट्रोलियम क्रूड, मोटर स्पिरिट, हाई स्पीड डीजल, नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल। ये जो चीजें है ना ये टेम्पररी जीएसटी के बाहर है, टेम्पररी जीएसटी के बाहर है, यानी कि ये फ्यूचर में जीएसटी में आ भी सकता है। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की भी जरूरत नहीं है, बस जीएसटी काउंसिल रेकमेंड करेगा और गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा, तब से ये जीएसटी के अंदर आ जाएंगे। तो आज के टाइम पे इनके ऊपर कौन से टैक्सेस लग रहे हैं, तो जब प्रोडक्शन हो रहा है पेट्रोलियम प्रोडक्ट का उसके ऊपर लग रहा है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, और जब सेल हो रहा है उसका तब क्या लग रहा है आपका वैट।
फिर आता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को जीएसटी के अंदर लेके आ गए, बट कौन से रेट से लाए? नील रेट से। मतलब इफेक्टिवली इसके ऊपर जीएसटी नहीं लग रहा है, इसके ऊपर आपका क्या लग रहा है? इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, जो स्टेट गवर्नमेंट पहले से चार्ज करते आ रहा है। फिर अगर आप लोग प्रॉपर्टी को बाय एंड सेल कर रहे हो तो उसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी वो आज भी वैसे ही लग रहा है। अगर आप लोग कोई भी मोटर व्हीकल परचेस कर रहे हो तो मोटर व्हीकल टैक्स एज इट इज आज भी लग रहा है। और एंटरटेनमेंट टैक्स जो आपका स्टेट अथॉरिटीज ले रहे हैं, यानी कि लोकल बॉडीज ले रहे हैं, वो आज भी लग रहा है। ठीक है। फिर ऐसे दो प्रोडक्ट है जिसके ऊपर जीएसटी तो लग ही रहा है और भी पहले वाले इनडायरेक्ट टैक्सेशन लग रहे हैं। देखो गवर्नमेंट का बोलना है कि ये जो टोबैको, ओपीएम, इंडियन हेम्प एंड नार्कोटिक ड्रग्स है, ये हार्मफुल प्रोडक्ट्स है, सिन प्रोडक्ट्स है। अभी सिन प्रोडक्ट्स की डिमांड को कम करने के लिए प्राइस को बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, प्राइस को बढ़ाना है मतलब टैक्स को बढ़ाना है, तो क्या बोला गया भाई? टोबैको का जब आज प्रोडक्शन होगा उसके ऊपर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगेगा और वो अमाउंट के अलावा उसके ऊपर जीएसटी भी लगेगा। मतलब मान लो अगर आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रहा है लेट से 1 लाख रुपीस, इसके ऊपर आपका सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगेगा लेट से 10% से अगर 10,000, तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया आपका? 1,10,000। और इसको सेल करोगे तो इसके ऊपर जीएसटी लगेगा लेट से 10% के हिसाब से 11,000 रुपीज का जीएसटी लगेगा। तो सर यहाँ पे तो टैक्स ऑन टैक्स भी लग रहा है। यस, देखो कैस्केडिंग इफेक्ट को हटाने के लिए जीएसटी लाया गया था, बट ये जो दो प्रोडक्ट्स है ना, टोबैको, ओपीएम, इंडियन हेम्प एंड नार्कोटिक ड्रग्स, गवर्नमेंट चाहता है कि इसका कंजम्पशन कम हो। कंजम्पशन कम करने के लिए गवर्नमेंट को प्राइस बढ़ाना है, तो ये दो केसेस में आज भी कैस्केडिंग इफेक्ट लगता है। गवर्नमेंट को ये बात मालूम भी है, पर गवर्नमेंट इसको चेंज करना भी नहीं चाहता है क्योंकि गवर्नमेंट को इसका कंजम्पशन कम करवाना है। तो टोबैको का प्रोडक्शन होने के टाइम पे आज लगता है इसके ऊपर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और जीएसटी। ओपीएम, इंडियन हेम्प एंड नार्कोटिक ड्रग्स का जब प्रोडक्शन होता है उसके ऊपर लगता है स्टेट एक्साइज ड्यूटी और जब उसका सप्लाई होता है उसके ऊपर लगता है जीएसटी। क्लियर है? फिर इंडिया के अंदर जीएसटी कौन से मॉडल में आया था? तो इंडिया के अंदर जीएसटी डुअल मॉडल से आया था। देखो इंडिया है ना एक फेडरल कंट्री है। फेडरल कंट्री यानी कि अपने पास सेंट्रल गवर्नमेंट अपना काम करती है, स्टेट गवर्नमेंट अलग काम करती है, और अगर और माइक्रो लेवल पे जाओ तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी आपकी जो लोकल बॉडीज रहती है वो अलग लेवल पे काम करती है। तो इंडिया के अंदर जो जीएसटी का रेवेन्यू है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट को भी चाहिए। इसके लिए इंडिया ने डुअल जीएसटी मॉडल को अपनाया, जिसके अंदर आपका जीएसटी का रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट को भी मिलेगा और स्टेट गवर्नमेंट को भी इक्वली मिलेगा। अगर आप इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहे हो तो ये पैसे इक्वली सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट को आधा आधा मिलेगा। इंटर स्टेट कर रहे हो तो इसके ऊपर आईजीएसटी लगा दो, जो पहले सेंटर गवर्नमेंट के पास आएगा, बट सेंटर गवर्नमेंट इसको आधा दे देगी स्टेट गवर्नमेंट को। क्लियर है यादव? ओके सर, जीएसटी एक्ट तो आपको एक ही मालूम है, जीएसटी एक्ट, पर उसके अंदर 5 टाइप के अलग अलग एक्ट है, जिसके अंदर आपका आता है सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी और सेस। देखो जीएसटी 2.0 आने के बाद में सेस हट चुका है। आज के टाइम पे 4 ही एक्ट सबके एप्लीकेबल है। सेंटर गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट जो पूरे इंडिया के लिए एप्लीकेबल है, सेम ही है। एसजीएसटी आपके सिलेबस के अंदर नहीं है क्योंकि आपके एग्जाम तो इंस्टीट्यूट का एग्जाम इंडिया लेवल पे है ना, एक कोई स्टेट का है नहीं। और स्टेट जीएसटी एक्ट के अंदर की वर्डिंग सेंटर के हिसाब से पूरी की पूरी सेम है, उसके अंदर कुछ भी चेंजेस है भी नहीं। तो आपको एग्जाम के लिए क्या पढ़ना है? सीजीएसटी पढ़ना है और आईजीएसटी एक्ट को पढ़ना है। यूटीजीएसटी आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, और जो यूनियन टेरिटरीज है यानी कि जो स्टेट नहीं है उधर लगता है यूटीजीएसटी है। उसके बाद में नेचर ऑफ सप्लाई, इंटरस्टेट सप्लाई, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी समझा दिया कि जब आपका लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई 2 डिफरेंट स्टेट में है, 2 डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज में है, या एक स्टेट एंड एक यूनियन टेरिटरी में, उसको हम लोग मानेंगे इंटरस्टेट सप्लाई, उसके ऊपर अपन चार्ज करेंगे आईजीएसटी। ठीक है, यहां पे आपको लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट वो क्या है आप लोगों के लिए? इररिलेवेंट, आपको उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। मैं बात कर रहा हूं नेचर ऑफ सप्लाई जानने के लिए, पूरे के लिए आपको लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट जानना जरूरी नहीं है। लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट कहीं पे भी रह सकता है। अगर आप कोई भी गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हो तो हम लोग उसको क्या मान लेंगे? इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन मान लेंगे। सेम अगर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो भी हम लोग उसको इंटरस्टेट सप्लाई मान लेंगे। फिर अगला आता है इंट्रास्टेट सप्लाई, जब आपका लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट या सेम यूनियन टेरिटरी के अंदर रहेगा, उसको इंट्रास्टेट सप्लाई माना जाएगा। क्लियर है?
फिर देखेंगे अपन जीएसटी के बेनिफिट्स क्या क्या है। सबसे पहले इंडस्ट्री के लिए क्या हो गया, इजी कंप्लायंस हो गया, क्योंकि सारा काम अभी ऑनलाइन होने लग गया, तो इंडस्ट्री के लिए भी इजी हो गया। टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर यूनिफॉर्मिटी आ गई, कैस्केडिंग इफेक्ट आपका रिमूव हो गया, मार्केट के अंदर कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ गया, क्योंकि आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट रिड्यूस हो गया, क्योंकि आप जो भी पहले टैक्स पे कर रहे हो आपको उसका क्रेडिट मिलने लग गया, कैस्केडिंग इफेक्ट चला गया, तो आपका प्राइस ऑफ गुड्स कम हो गया, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो गया, आपका कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ गया, और इससे आपके मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर को भी फायदा हो गया। फिर सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट के लिए इजी टू एडमिनिस्टर हो गया, अलग अलग टैक्सेस नहीं, अभी एक ही जीएसटी है, तो आपके जो लीकेजेस है उसके ऊपर अच्छा कंट्रोल आने लग गया, और आपकी रेवेन्यू की एफिशिएंसी बढ़ गई, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स है वो भी कंपैरेटिवली कम हो गया, जिस वजह से आपका मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को भी बूस्ट मिला। अगर मैं बात करूं कंज्यूमर की, तो कंज्यूमर के लिए काफी अभी ट्रांसपेरेंट एंड सिंगल टैक्स लगने लग गया, एक ही जीएसटी है, और दूसरा ओवरऑल टैक्स बर्डन भी यहाँ पे कम हो गया। ठीक है, चलो अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे अभी अपन, एग्रीगेट टर्नओवर। ध्यान से समझ के लेना। एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन है आपका जीएसटी के सेक्शन 2 सब सेक्शन 6 के अंदर दिया गया हो। एग्रीगेट टर्नओवर सबसे पहले आपको ना कंप्यूट करना है पैन इंडिया बेसिस पे। पैन इंडिया बेसिस पे एक पर्सन का जिसका सेम पैन कार्ड है उसका अपन एग्रीगेट टर्नओवर निकालेंगे। मतलब कैसे, देखो यहाँ पे मान लो मेरा ही एग्जांपल लेते हैं अपन कि करण सतीजा का एक कोचिंग का बिजनेस चल रहा है महाराष्ट्र में, और दूसरा बिजनेस चल रहा है, अज्यूम कर लो अपन इंदौर में। इंदौर किधर आता है आपका, मध्य प्रदेश में आता है। तो कहने से करण सतीजा तो एक ही इंसान है, उसका पैन कार्ड है, उसका क्या है, पैन कार्ड। तो ये पैन कार्ड के ऊपर वो पूरे इंडिया में कहीं पे भी बिजनेस करे, वो सारे बिजनेस का जब अपन टोटल निकालेंगे वो टोटल क्या बन जाएगा आपका, एग्रीगेट टर्नओवर बन जाएगा। तो एक बंदा पूरे इंडिया में कहीं पे भी बिजनेस करे, उसके सारे बिजनेस का जब अपन टर्नओवर निकालेंगे, टोटल करेंगे, उसको अपन बोलेंगे एग्रीगेट टर्नओवर। ठीक है, चलो अभी ये बात समझने के लिए ना अपने को पहले ये देखना पड़ेगा, दो छोटी छोटी बातें मैं आप लोगों को समझा दूंगा यहाँ पे, FCM और RCM। देखो यहां पे एक बायर है, यहां पे कौन है, बायर। बायर कुछ पैसा पे कर रहा है सेलर को। बायर किसको पे कर रहा है, सेलर को। लेट्स से 10,000 रुपीज का टैक्सेबल अमाउंट, 1800 रुपीज जीएसटी, 11,800। और ये सेलर क्या कर रहा है, आगे गवर्नमेंट को पे कर रहा है 1800 रुपीज, क्योंकि ये तो उसका है नहीं। तो अगर आप ट्रांजैक्शन देखोगे तो ट्रांजैक्शन सीधा चल रहा, बायर पैसा दे रहा सेलर को, सेलर पैसा दे रहा गवर्नमेंट को। इसको बोला जाता है आपका फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। अभी सिर्फ कंसेप्ट को समझ के लो, थोड़ा सा यहाँ पे रिलेवेंस आएगा, मैं आपको बाद में इन डिटेल में अपन इसको चार्जेस वाले सेक्शन के अंदर या चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले। सर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या होता, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर बायर है ना सेलर को सिर्फ गुड्स या सर्विसेज का कॉस्ट देता है, यानी कि 10,000 रुपीज दिया, और बायर खुद गवर्नमेंट को टैक्स वाला अमाउंट पे करता है, यानी कि 1800 रुपीज अमाउंट पे करता है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो ट्रांजैक्शन कहने से रिवर्स आ गया, इसको बोलते हैं आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ये क्यों क्या कैसे रहता है वो सब अपन चार्जेस वाले सेक्शन चैप्टर में रिवाइज वापस से कर लेंगे। बट वापस से फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में गवर्नमेंट को टैक्स पे करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर का है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में गवर्नमेंट को टैक्स पे करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर का है। ऐसे दो टाइप के ट्रांजैक्शन जीएसटी के अंदर होते हैं। चलो अभी अपन एग्रीगेट टर्नओवर देखेंगे। एग्रीगेट टर्नओवर आपको पूरे इंडिया बेसिस के ऊपर निकालना है। उसके अंदर सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, सारा का सारा आउटवर्ड सप्लाई जो भी आप कर रहे हो, आउटवर्ड सप्लाई के अंदर मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा टैक्सेबल, जो भी आप आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो वो आपके एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड हो जाएगा, है ना। ये रहा इधर टैक्सेबल सप्लाईज लिखा है अपन ने। दूसरा क्या आ जाएगा इसके अंदर, एग्जेम्प्ट सप्लाईज आ जाएगा। अच्छा एग्जेम्प्ट सप्लाईज का मतलब समझ के लो, एग्जेम्प्ट सप्लाईज के अंदर मालिक आपके 3 टाइप के सप्लाईज आते हैं। ठीक है, देखो 3 टाइप के सप्लाई आते हैं आपका। पहला आता है आपका होली एग्जेम्प्ट सप्लाई, दूसरा आता है आप लोगों का नील रेटेड सप्लाई, तीसरा आता है आप लोगों का नॉन टैक्सेबल सप्लाई। अभी होली एग्जेम्प्ट सप्लाई का क्या मतलब है कि गवर्नमेंट ने पब्लिक इंटरेस्ट में सर्टेन गुड्स और सर्टेन सर्विसेज को जीएसटी से पूरा एग्जेम्प्ट करके रख दिया। एग्जांपल अगर हम लोगों को दूं तो फ्रेश मिल्क आ गया, एग्स आ गए,
डॉक्टर जो हॉस्पिटल वाले सर्विसेज देते हैं आप लोगों को इलाज करने का, वो इसके अंदर आ रहा है। ये आपका सर्विस होली एग्जेम्प्ट है। होली एग्जेम्प्ट यानी कि आपको गवर्नमेंट को टैक्स देने की जरूरत नहीं है। नील रेटेड यानी कि गवर्नमेंट इसके ऊपर आपसे टैक्स ले रहा है 0%, इनके टैक्स चार्ज कर रहा है, बट कितना परसेंट चार्ज कर रहा है? 0%। इसका अपन ने एक एग्जांपल थोड़ी देर पहले देखा था, इलेक्ट्रिसिटी, उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लगा रहा है, बट कितना परसेंट? 0%। और नॉन टैक्सेबल सप्लाई यानी कि जिसके ऊपर जीएसटी लग ही नहीं रहा है, यानी कि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, तो भले ही ये सारा आपका एग्जेम्प्ट सप्लाई है, बट उसको आप फिर भी क्या करोगे? इंक्लूड करोगे आपके एग्रीगेट टर्नओवर के डेफिनेशन में। समझा? सेकेंड, थर्ड आता है आप लोगों का एक्सपोर्ट। अगर आप लोग इंडिया से कुछ भी एक्सपोर्ट कर रहे हो, वो भी आपके एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड हो जाएगा। अभी यहाँ पे और एक कंसेप्ट आता है आप लोगों का, जीरो रेटेड सप्लाई। भी समझ के रहो सर, यहाँ पे आपने नील रेटेड लिखा है ऑलरेडी, जिसके अंदर आपने बोला टैक्स लग रहा है 0% से। तो सर यहाँ पे नील रेटेड सप्लाई और आपका जीरो रेटेड सप्लाई में डिफरेंस क्या है? देखो, नील रेटेड यानी कि आप कुछ भी करो इसके ऊपर रेट हमेशा 0%। बट जीरो रेटेड सप्लाई का क्या मतलब है कि अगर आप लोग कुछ भी डोमेस्टिकली सप्लाई करो तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, बट अगर आप उसको एक्सपोर्ट करोगे या एसईजेड को सप्लाई करोगे तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा 0% से। एग्जांपल देखो, ये पानी की बोतल है, अगर इसके ऊपर आप इसको किधर भी बेचो, डोमेस्टिकली बेचो, इंटरनेशनली बेचो, जब रेट इसके ऊपर 0% ही लगने वाला है, उसको अपन क्या बोलेंगे? नील रेटेड सप्लाई। बट दूसरा एग्जांपल मान लो, ये है आपके कैलकुलेटर का, अगर आप इसको इंडिया में बेच रहे हो तो रेट लग रहा है 18%, बट अगर आप इसको एक्सपोर्ट कर रहे हो या एक्सईजेड को दे रहे हो तो रेट लग रहा है 0%। इसको अपन क्या बोलेंगे? आपका जीरो रेटेड सप्लाई बोलेंगे। समझा? फिर अगला पॉइंट आता है इंटरस्टेट सप्लाई। अगर आप खुद के ही ब्रांच को कर रहे हो, उसको भी आप आपके एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड करोगे। आप एक्सक्लूड किसको करोगे एग्रीगेट टर्नओवर से? टैक्सेस जो आपके जीएसटी के अंदर चार्ज हुए, यानी कि सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, और अभी है नहीं बाकी, बट फिर भी आपका सेस, ये टैक्सेस आपके एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं आएंगे, क्योंकि ये आपका पैसा नहीं है, ये गवर्नमेंट का पैसा है। बट अगर इसके अलावा कोई भी दूसरा टैक्स लग रहा है, जैसे कि कस्टम ड्यूटी लग रहा है, म्यूनिसिपैलिटी टैक्स लग रहा है ना, कोई भी टैक्स लग रहा है, वो आपके एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड हो जाएगा। और एक्सक्लूड में और एक बात रखी गई हुई है कि अगर आप लोग एक सेलर हो और अगर आप लोग कुछ भी ऐसा इनवर्ट सप्लाई कर रहे हो जिसके ऊपर आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना है, सेलर नहीं हो, आप एक पर्सन हो मान लो, और अगर आप लोग कुछ भी एक ऐसा परचेस कर रहे हो, अच्छा परचेस कर रहे हो तो आप बायर हो और आपको ही गवर्नमेंट को टैक्स देना है, तो गवर्नमेंट बोल रहे कि ये तेरा अगर इनवर्ट सप्लाई जिसके अंदर तू आरसीएम पे हमें टैक्स पे कर रहा है ना, उसको भी तेरे एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड मत करना। क्लियर है यहां तक? चलो, उसके बाद में गवर्नमेंट ने आपको ना थ्रेशोल्ड लिमिट दिया गया है रजिस्ट्रेशन के लिए। मतलब गवर्नमेंट का बोलना है कि अगर तू छोटा मोटा बिजनेसमैन है ना, तो हम तुझे जीएसटी के अंदर रजिस्टर करवा के तेरे ऊपर कंप्लायंस का बर्डन नहीं देना चाहते। सिंपल बात है, देख, अगर तू ये 4 स्टेट्स में से, कितने स्टेट से? 4, तू गुड्स को बेच, सर्विस को बेच या कुछ भी बेच, अगर तेरा एग्रीगेट टर्नओवर जो अभी अपन ने ऊपर समझा कैसे निकालना है, वो 10 लाख रुपए तक है, तुझे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। 10 लाख के ऊपर जा तो तुझे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। वो कौन से 4 स्टेट से? पहला आता है मणिपुर, दूसरा आता है आपका मिजोरम, तीसरा आता है आपका नागालैंड, चौथा आता है आप लोगों का त्रिपुरा। फिर गवर्नमेंट ने ऐसे 4 स्टेट्स बनाए हुए हैं जहां से तू गुड्स को बेच या सर्विसेज को बेच। एक ही सेकंड, देखो, गवर्नमेंट ने ऐसे 4 स्टेट बनाए हुए जहां से तू गुड्स को बेच या सर्विसेज को बेच या कुछ भी बेच, अगर तेरा एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख के ऊपर नहीं जा रहा तो तुझे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। कौन से वो 4 स्टेट से? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड। और ऐसे 3 स्टेट्स गवर्नमेंट ने बोले हुए हैं जहां से अगर तूने सिर्फ गुड्स बेचा तो 40 लाख तक रजिस्ट्रेशन ले मत, अगर तूने सर्विस बेचा या गुड्स के साथ सर्विस बेचा, मतलब तेरे बेचने में अगर सर्विसेज आ रहा है तो 20 लाख का लिमिट हो जाएगा, जो 20 लाख तक रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। वो कौन से 3 स्टेट्स है? जम्मू कश्मीर, आसाम, हिमाचल प्रदेश। और अगर आप लोग ये ठीक से देखोगे तो ये कितने हो गए टोटल आप लोगों के? 11 स्टेट हो गए ना। देखो 4
4 3 टोटल कितने हो गए 11। ये 11 माने जाते हैं आपके स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स। बाकी दो ऐसे नॉर्मल स्टेट या यूनियन टेरिटरी बोल लो जहां पे आप लोग गुड्स या सर्विसेज कुछ भी बेचो, लिमिट 20 लाख का है, वो है पुडुचेरी और तेलंगाना। बाकी सारे स्टेट जैसे कि एग्जांपल हो गया आपका महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पे आपका दिल्ली हो गया, यहाँ पे और गुजरात हो गया, आपका राजस्थान हो गया, है ना, कर्नाटका हो गया, ये सारे स्टेट्स। यहाँ पे अगर आप लोग सिर्फ गुड्स बेच रहे हो तो 40 लाख तक आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप लोग सर्विस का कंपोनेंट बेच रहे हो तो 40 लाख का लिमिट कम होके कहां तक आ जाएगा आपका 20 लाख तक इसका लिमिट आ जाएगा। समझा आप सबको? क्लियर है? चलो, बहुत ही शानदार एकदम डिटेल रिवीजन यहां पे अपन ने कंप्लीट कर दिया है आपका चैप्टर नंबर 1। कौन सा था? इंट्रोडक्शन वाला। क्लियर है? चलो, तो जल्दी से अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दो, कुछ तो एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दो आपके भाई के लिए, एंड आपके सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना भूलना मत। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।